फ्रेंड्स, आज हम लोग पाषाण काल के आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा उसके विषय में हम लोग जानकारी थोड़ा सा ब्रीफली ले लेते हैं कि क्या परिस्थितियां थीं, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो पढ़ने जा रहे हैं आप, इसका नाम है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए, ताम्र पाषाण काल की बात आती है तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा, यानी हमने बताया था आपको कि पाषाण काल, अब पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा जो भी चैप्टर, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हमने देखी। अब स्थिति क्या रही है कि ये जो चैप्टर है ताम्र पाषाण काल, जिसको आप चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, यानी यहां पर दो चीजों का उद्भव होगा। अब देखिए, हमने आपसे बोला था, पहले से शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि जिस समय जिन हथियारों, औजारों, यानी मनुष्य जो अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों का प्रयोग कर रहा है, उसी के आधार पर ये सबका काल निर्धारण किया जाता था। लेकिन इस स्थिति में ये बता पाना बड़ा मुश्किल था कि वर्जिनली में डेट क्या है, कब से क्या है, क्योंकि आप देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में लगभग की स्थिति हमेशा बनी रहती है कि हाँ, लगभग इतने 100 साल पहले, लगभग इतने से इतने के आसपास। अब यहां परिस्थितियां क्या है कि कहा जाता है कि जब व्यक्ति, यानी जब मनुष्यों ने तांबे के साथ साथ, जब मनुष्यों ने तांबे के साथ साथ पत्थरों का प्रयोग जारी रखा, या ये भी कह सकते हैं कि हम अभी तक जो वस्तु प्रयोग कर रहे थे वो क्या थी, क्योंकि अभी तो हम पाषाण काल से ही निकल के आ रहे हैं, यानी कि अभी हम पूरी तरह से पाषाण काल से निकले नहीं, अभी पत्थर हमारे पीछे लगा हुआ है। यानी कि हम यहां पर जो पहले पत्थर प्रयोग कर रहे थे, उसके साथ साथ एक नई धातु का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किया जाना शुरू कर दिया गया, जिसे हमने तांबा नाम दिया। यानी कि अब इस काल के मनुष्य, ऐसा काल जिस समय में तांबे के साथ या पत्थर के साथ साथ एक नई धातु तांबे का भी प्रयोग होना प्रारंभ हो गया, ऐसे काल को हम क्या मानेंगे? चाल्कोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि ये संस्कृतियां कैसी थीं, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे उठते हैं और बड़े टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं और उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। देखिए, मानव के द्वारा लगभग 5000 ईसा पूर्व, यानी कि हड़प्पा की शुरुआत हम लेते हैं कब से? लगभग 2500 से, ठीक है। तो अगर हम 2500 से हड़प्पा की शुरुआत लेते हैं तो लगभग 5000 बीसी, यानी हड़प्पा से लगभग 5000 साल पहले तांबे की खोज हो चुकी थी। अब ध्यान रखिएगा कि अभी आगे हम लोग देखेंगे जब हड़प्पा पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय कई सभ्यताएं चल रही हैं। हमने आपसे बताया था कि अब नई दुनिया में मनुष्य का फैलाव शुरू हो गया और नई नई सभ्यताओं का जन्म हुआ, मनुष्य में भाईचारे की भावना का विकास हुआ। तो 5000 साल पहले, यानी 5000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जिस धातु की सर्वप्रथम खोज हुई वह तांबा। यानी कि पाषाण काल हम कहां तक लिए थे? 3000 बीसी तक। अब 3000 बीसी तक, यानी नव पाषाण काल हम 5500 से 3000 तक, 3000 ईसा पूर्व तक आए थे। अब तो यही तो बात है कि ये लगभग 5000 साल पहले तांबे की खोज हो चुकी थी, यानी कि मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया वह तांबा थी। अब ये कहां खोज हुई? 5000 बीसी में। और नवपाषाण काल कहां तक चला है? 3000 बीसी तक हम लिखवाए थे।
उसकी डेट अलग अलग हो सकती हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा उसका मत अलग है। अब स्थिति आती है कि तांबे के साथ, यानी कि पाषाण काल तो 3000 तक चल रहा है, इसका मतलब कि 3000 यानी 2000 साल पहले 3000 पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब कि 5000 BC से ही क्या है, मेटल यानी तांबे का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो ये काल जो है वो तांबा और पाषाण के बीच दोनों की आवश्यकताओं की को लेकर चलने वाला काल था, तो जिसके कारण इसे ताम्र पाषाणिक काल कहा गया। दूसरी स्थिति ये आती है कि इसका जो साक्ष्य है, भारत की बात करेंगे, इसका प्रमाण भारत में सर्वप्रथम, उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो उसको आगे देखा जाएगा, लेकिन जो बड़े व्यापक स्तर पर जो खुदाई हुई, इसका परिणाम इसका जो प्रमाण है वो मद्रास के एक जगह है जिसका नाम है अतिरपक्कम। ध्यान रखिएगा, अतिरपक्कम नामक स्थान से एक तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई लगभग 1860 के समथिंग। यानी कि जो तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई कहां हुई, मद्रास के अतिरपक्कम नामक स्थान से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। इसका मतलब कि भारत में भी इसके साक्ष्य क्या हैं, मिल गए हैं। दूसरी चीज ये आती है कि ये जो संस्कृति थी ये लगभग ग्रामीण संस्कृति ही मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि अब धीरे धीरे हमको एक मेटल के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो रहे हैं, और इस मेटल के साक्ष्य मिलने के साथ साथ पत्थर तो चला ही आ रहा है। तो यहां पर ये दोनों मिलकर एक नई संस्कृति का निर्माण करेंगे जिसे आप ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का नाम देते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज और देखेंगे कि एक संस्कृति चल रही थी जिसे आप परवर्ती हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं। लगभग ये 2000 से, या तो इसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे, इसको अभी उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर ये सारी चीजें आती हैं तो ये तो 5000 से लेके चल रहा है। 5000 BC यानी ईसा पूर्व में तांबे की खोज हुई, लेकिन इसी के साथ साथ एक नई संस्कृति भी साथ साथ चलेगी, उसको हम लोग देखेंगे, जिसको आप लोग, जो हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश होगा तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी वो संस्कृति कही जाती है, और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी उसके कुछ स्थल प्राप्त हुए थे, इसलिए समवर्ती और परवर्ती दोनों के नाम से वो संस्कृति जानी जा सकती है। तो खैर हम लोग पहले ताम्र पाषाण काल की बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि इसमें स्थिति क्या थी, क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। सबसे पहले हम देखें तो जो ताम्र पाषाण काल है वह मुख्यतः 3 स्थानों पर, यानी 3 स्थानों पर विकसित हुई। यानी इसमें ढेर सारे स्थान होंगे, लेकिन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 3 स्थान मुख्यतः थे, इनको आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही ढेर सारे स्थल होंगे, लेकिन ये जो स्थान हैं ये मुख्य स्थान हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका एक डायरेक्शन देख लीजिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया है, ये एरिया आपका राजस्थान का है। ठीक, ये एरिया आपका मध्य प्रदेश का है, और ये एरिया आपका महाराष्ट्र का।
ठीक है, देखिएगा ये है राजस्थान, आरजे लिख दे रहे हैं हम, राजस्थान। ये है आपका मध्य प्रदेश, और ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति मुख्यतः 3 स्थानों पर विकसित हुई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लेकिन यहां पर भी ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से स्थान थे, लेकिन पूरे राजस्थान और पूरे मध्य प्रदेश और पूरे महाराष्ट्र, यानी 3 स्थान तो हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऐसा नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे महाराष्ट्र और पूरे राजस्थान में यह संस्कृति विकसित हुई। अब क्वेश्चन की बात सुनिएगा। सबसे पहली चीज तो देखेंगे कि जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का विकास मुख्यतः भारत के 3 राज्यों में हुआ, ठीक है। उसके 3 प्रमुख स्थल हैं, जिसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, अब देखिए यह है साउथ यानी दक्षिणी, और यह है पूर्वी यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो यहां पर आएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ठीक। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अब देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो राजस्थान में यह सभ्यता मुख्यतः कहां विकसित होगी? दक्षिण पूर्व राजस्थान में यह सभ्यता विकसित होगी। अब ध्यान रखिएगा, एमपी की बात करेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश। अब देखिए कि यहां कहां बना है, ये मान लीजिए कि ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ये राजस्थान का एरिया, ये पश्चिमी, ये पूर्वी, ये नॉर्थ है, ये साउथ। अब यहां क्या होगा? ये पूर्वी होगा, ये पश्चिमी होगा, ये उत्तरी होगा, ये दक्षिणी होगा। तो एमपी में कहां ये संस्कृति विकसित होगी? पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो पश्चिम इधर है, तो पूरी तरह से यह सभ्यता कहां होगी? पश्चिम में, पश्चिमी मध्य प्रदेश। क्लियर? अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में कहां विकसित होगी इसकी बात देखिए। महाराष्ट्र में पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करेगा तो अब देखिए यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हो गया। तो अब हम अगर इसका एरिया लें तो पश्चिमी महाराष्ट्र यानी ये वाला पोर्शन होगा, बीच में ही रखेंगे क्योंकि हमको न साउथ जाना है न नॉर्थ जाना है। ये होगा क्या? पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखिए कि यह सभ्यता यानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां मुख्यतः भारत के 3 जगहों पर विकसित हुई, जिसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र। यहां पर कुछ स्थल आपको पाए जाएंगे, यहां पर कुछ स्थल आप पाएंगे जहां पर स्थिति क्या होगी? जहां पर यह संस्कृतियों का विकास हुआ है। अब वो कौन कौन से? तो हमने क्या कहा कि पाषाणकालीन संस्कृति को हम मुख्यतः 3 स्थानों पर प्राप्त करते हैं। सबसे नंबर 1 क्या है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दूसरा पश्चिमी मध्य प्रदेश
पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र। क्लियर? यानी कि ताम्रपाषाण संस्कृतियां मुख्यतः 3 स्थानों पर पाई गई, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र। अब ध्यान रखिएगा कि जो ये संस्कृति है, ये जब पाई जाएगी तो ये तो स्थान हो गए, और इसमें कौन कौन सी मुख्य मुख्य संस्कृतियां पाई जाएंगी। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले देखेंगे जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाएगी उसका नाम होगा आहाड़ संस्कृति। अभी किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपको यहां पर बता देंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि आपको पहला क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से ताम्रपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए, या निम्नलिखित में से ताम्रपाषाण कालीन स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आपको दक्षिणी पूर्वी राजस्थान भी दे देगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश भी दे देगा, पश्चिमी महाराष्ट्र भी दे देगा, और एक उठा के कोई दूसरा स्टेट भी दे देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज कहता है कि आहाड़ संस्कृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्कृति है, वो देगा क्या? पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति, नवपाषाण कालीन संस्कृति और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो ध्यान रखिएगा, आहाड़ संस्कृति का जो टाइम ड्यूरेशन लिया जाता है वो लगभग 2000 से 1400 BC लिया जाता है। यही मान्य है, 2000 से 1400 ईसा पूर्व या BC, ईसा पूर्व। क्लियर? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि इसकी क्या क्या विशेषता थी, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। आहाड़ संस्कृति का विकास, आहाड़ संस्कृति का विकास राजस्थान में बनास नदी के किनारे हुआ। बनास नदी के किनारे हुआ, जिसके कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अब देखिए कि आहाड़ संस्कृति लें या बनास संस्कृति लें, तो बनास संस्कृति नाम क्यों पड़ा? यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो आहाड़ संस्कृति है उसका विकास बनास नदी के किनारे होने के कारण उसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, या आहाड़ आए या बनास आए, दोनों की प्रक्रिया एक ही होगी। अब ये जो पूरी ओवरऑल, यानी कि जो आहाड़ या बनास जो ओवरऑल कल्चर है, तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ ये से जब खुदाई हुई तो इसे पाया गया, तो एक लाइन से हड़प्पा की तरह नहीं बसे हुए थे ये संस्कृतियां। यानी कि ये ग्रामीण सभ्यता थी, बड़े बड़े नगर नहीं थे, यानी छोटे छोटे पार्ट में थे। अब हड़प्पा का तो क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन उस प्रकार से ये नहीं थे। ये अपने आप में एक अलग कल्चर था जिसे चाल्कोलिथिक पीरियड के नाम से जाना गया। तो यहां पर स्थिति ये आती है
कि इस बनास संस्कृति यानी आहार संस्कृति के जो झलक है, यानी कि जो आहार संस्कृति की झलक है, ये मुख्यतः हमें इस संस्कृति से संबंधित 3 स्थल मिले। यानी हम इसको बांट देंगे किसमें, 3 स्थल में। बनास संस्कृति के 3 स्थल कौन कौन से हैं देखिए। बनास संस्कृति के 3 स्थल, पहला स्थान, यानी ये सब कहाँ स्थान हैं जो कि कहाँ पाए जाएंगे, वहीं पर, किसमें, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाए जाएंगे। देखिए क्या क्या है स्थान। पहला है अहाड़, पहला अहाड़ स्वयं है, अहाड़, क्लियर। दूसरा है गिलुंद, ये भी जगह है गिलुंद। और तीसरा है बालाथल, बालाथल, यानी अहाड़, गिलुंद और बालाथल, ये अहाड़ संस्कृति या बनास संस्कृति। अब देखिए बनास संस्कृति आप नाम दे दिए, तो बनास तो नदी है, तो अगर बनास संस्कृति के हिसाब से देखा जाए कि बनास संस्कृति के 3 प्रमुख स्थल हैं, जिसमें अहाड़, गिलुंद और बालाथल, ये 3 संस्कृतियां अलग अलग मिली हैं। अब दूसरी चीज आते हैं, तो समझ में आ गया कि अब आपको क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं कि क्या क्वेश्चन इस पे बनने की संभावना होती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में प्रमुख संस्कृति कौन है, आहाड़ संस्कृति, जो कि जिसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 2000 से 1400 ईसा पूर्व। आहाड़ संस्कृति का विकास बनास नदी के किनारे हुआ, जिसके कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति से संबंधित प्रमुख 3 स्थल कौन कौन से हैं, अहाड़, गिलुंद और बालाथल। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से बनास संस्कृति के स्थल नहीं हैं, 3 दे देगा और एक दूसरा दे देगा। एक किस संस्कृति का दे देगा, यहां से हो सकता है उठा के दे दे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से बनास संस्कृति के स्थल नहीं हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि अहाड़ संस्कृति है ही, गिलुंद है ही, बालाथल है ही, एक दूसरा दे देगा कायथा संस्कृति, तो कायथा संस्कृति वो हो जाएगी गलत, ठीक है। तो ये हो गया आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का, इसमें 3 स्थल होंगे। अब आगे देखेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्रमुखतः 2 संस्कृतियां पाई गई। कौन कौन सी, एक मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1700 से 1200 बीसी है, 1700 से 1200 ईसा पूर्व, ठीक है। और दूसरा कल्चर है इसका कायथा संस्कृति, दूसरा है कायथा, कायथा संस्कृति। अब देखिए ये लगभग 2000 से 1700 बीसी, ठीक है, 2000 से 1800 ले सकते हैं, 1800 बीसी। पहला क्वेश्चन तो यही ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा कि कायथा संस्कृति क्या है, कायथा संस्कृति के बाद का काल है मालवा संस्कृति। वर्तमान में जो मालवा बन गया है उसकी बात, वो वर्तमान का राज्य है, जिसके कारण अब मालवा को, संपूर्ण क्षेत्र को मालवा के ही नाम से जाना जाता है। लेकिन कायथा के ही अवशेषों या कायथा के ही बाद उसी स्थान पर या उससे थोड़ी दूर पर उसी अवधारणा को लेकर एक नई संस्कृति का विकास हुआ, जिसका नाम है मालवा संस्कृति, क्योंकि 2000 बीसी से ये चल रही है। और ये कब होगा, 300 साल बाद, ठीक है। यानी कि ये इनसे कितने पहले से चल रही है, 300 साल पहले से चल रही है। तो 1700 में एक संस्कृति का विकास होगा, एक यानी कि इसी के समकालीन ये संस्कृति आएगी, लेकिन इसका पहले विकास हो चुका है। अब इसी की तरह ये भी संस्कृति होगी, तो दोनों संस्कृतियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, मिलाप कर रही हैं।
तो ध्यान रखिएगा कि अब इसमें कौन सबसे पुरानी है, कायथा संस्कृति। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि कायथा संस्कृति की क्या विशेषता है, इसको हम लोग कायथा को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। कायथा का जो पुराना नाम है, कायथा, पहली चीज तो ध्यान रखिए, सबसे प्राचीन संस्कृति है इस चैप्टर की, क्योंकि आप आहार देखेंगे तो ये भी लगभग 2000 ईसा पूर्व की है। ठीक है, और 1400 BC तक चलेगी, और ये भी 2000 के लगभग स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो कायथा सबसे प्राचीन संस्कृति है। किसमें? मालवा और कायथा में, दोनों में सबसे प्राचीन कौन है? तो कायथा है संस्कृति। दूसरा नंबर, कायथा का प्राचीन नाम, कायथा का पहले या प्राचीन पहले नाम कपित्थक था। कायथा का पुराना नाम कपित्थक था। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि भारत के महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषाचार्य वाराहमिहिर का जन्म स्थान है। तो ये ध्यान रखिएगा, वाराहमिहिर का ये जन्म स्थान है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। कायथा संस्कृति की खोज वीएस कायथा संस्कृति की खोज वीएस वाकलकर ने की थी। ध्यान रखिएगा, कायथा संस्कृति का जो उत्खनन या जो खोज है वो वीएस वाकलकर ने की थी। ठीक है, क्लियर। यह उज्जैन से 25 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि कायथा संस्कृति सबसे प्राचीन पश्चिमी मध्य प्रदेश की संस्कृति है, जो ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है। इसकी विशेषता क्या है कि कायथा संस्कृति जो अब इसका नाम था कायथा, लेकिन उसका जो पहले का नाम था उसका नाम था कपित्थक। और माना जाता है कि भारत के गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री, जो बहुत बड़े आपके खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषाचार्य भी थे, जिनका नाम था वाराहमिहिर, उनका जन्म स्थान है कायथा यानी कपित्थक। वर्तमान में कहाँ है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ठीक है,
दूसरी चीज आती है कि कायथा संस्कृति की खोज वीएस वाकलकर ने की थी, कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि आहार संस्कृति से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं, आहार है, गिलुंद है और बालाथल, या बनास संस्कृति से संबंधित, क्योंकि आहार और बनास लगभग एक ही है। तो उसी तरह से हम इसमें दो संस्कृति देख रहे हैं, क्योंकि यहां तो एक संस्कृति दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर कुछ समय के अंतराल में एक और संस्कृति का विकास हुआ जिसका नाम मालवा संस्कृति था। अब देखिए, कायथा संस्कृति से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहां देख लीजिएगा, इसका स्थल, थोड़ी जगह नहीं है, हम किनारे लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए। कायथा संस्कृति से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, ये स्थल आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर यहीं से क्वेश्चन बनेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, स्थल कौन कौन से हैं। देखिए, कायथा संस्कृति से संबंधित स्थल एरण, एरण ये राजस्थान के सागर जिले में, राजस्थान के सागर जिले में है। दूसरा है त्रिपुरी, जबलपुर जिला, और तीसरा है उज्जैनी, और ये जिला भी क्या होगा, उज्जैनी ही होगा। यानी देखिए कि जिस प्रकार से बनास संस्कृति के तीन प्रमुख स्थल, अब यहां से क्वेश्चन आपका बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कायथा संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो आपको तीन तो मिला है ना, संबंधित कौन कौन से हैं, एरण संबंधित है, त्रिपुरी संबंधित है और उज्जैनी संबंधित है। अब स्थिति आती है कि कायथा से संबंधित तीन स्थल ये हो गए, क्लियर। उसके बाद क्या है कि दूसरी संस्कृति का जो विकास हुआ कुछ समय के पश्चात, जिसे हम क्या कहेंगे, मालवा संस्कृति। अब मालवा संस्कृति की बात करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए, मालवा संस्कृति की बात करते हैं। वर्तमान में मालवा संस्कृति के संपूर्ण में, देखिएगा क्वेश्चन पढ़ने की, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। यानी क्या कह रहा, कायथा संस्कृति के पश्चात मालवा संस्कृति का विकास हुआ, किंतु वर्तमान में मालवा के ही नाम से अब पूरी संस्कृति जानी जाती है। यानी हम अगर देखें तो मेन कौन सी संस्कृति वर्तमान में हम पढ़ेंगे, मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति की बात करेंगे तो यहां पर इसकी स्थिति क्या है कि पहला पॉइंट देखिए, वर्तमान में मालवा संस्कृति के नाम से संपूर्ण क्षेत्र जाना जाता है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा कि आपको और किताबों में क्या मिलेगा, मालवा भी मिलेगा, लेकिन कायथा समझ रहे हैं ना कि कायथा क्या है। कायथा के बाद यानी इसी के समकालीन कुछ समय के पश्चात एक नई संस्कृति का विकास हुआ जो इसी संस्कृति से संबंधित थी। यानी दोनों संस्कृतियों में लगभग जो उनके यहाँ कल्चर होता है वो लगभग क्या था, बराबर था। तो वर्तमान में मालवा संस्कृति के नाम से संपूर्ण क्षेत्र को जाना जाता है। मालवा संस्कृति क्यों प्रसिद्ध थी, मालवा संस्कृति की अपनी क्या विशेषता थी, क्योंकि कोई चीज अगर फेमस होती है तो उसकी अपनी आप में क्या होती है, एक विशेषता होती है। तो मालवा संस्कृति किस कारण प्रसिद्ध थी, तो पहली चीज तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर
उत्कृष्ट कोटि के मृदु भांड बर्तन, यानी कि बहुत अच्छे क्वालिटी के मिट्टी के बर्तन, जिसे आप मृदु भांड कहते हैं, यानी मिट्टी का बर्तन होता है मृदु भांड का मतलब। तो सबसे पहला पॉइंट, उत्कृष्ट कोटि के मृदु भांड, उत्कृष्ट कोटि के मृदु भांड, मृदु भांड यानी मिट्टी के बर्तन। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में सबसे उच्च कोटि के मृदु भांड पाए गए? तो आप हमेशा आंसर क्या लगाएंगे? कायथा नहीं लगेगा। मालवा संस्कृति की यह अपने आप में क्या थी? विशेषता थी। अब यहां पर स्थिति आ रही है कि उत्कृष्ट कोटि के बर्तन पाए गए हैं, तो क्या इसकी विशेषता क्या थी? ध्यान रखिएगा, पूरा बर्तन लाल था, यानी बर्तन जो है वो पूरी तरह से लाल था, यानी इसे मिट्टी यहां आग में पकाया जाता था। और लाल होने के साथ साथ इसकी विशेषता एक और थी, देखिए पूरा बर्तन लाल है और इस पे काली पट्टी लगाई जाती थी, यानी इस तरह के बर्तन, काली पट्टी, काली धारी। तो दो क्वालिटी थी इसमें कि उत्कृष्ट कोटि के मृदु भांड प्राप्त किए गए कहां से? मालवा से, जो कि मिट्टी के बर्तन हैं। पूरे बर्तन लाल रंग में होते थे, यानी कि पकाने के बाद मिट्टी लाल हो जाएगी और उसमें कुछ कलर भी डाला जाता था। दूसरी चीज आती है कि इस लाल पर काली काली धारियां बनाई जाती थी, जिसके कारण इसकी उत्कृष्टता और झलकने लगती है। दूसरी चीज आती है कि चरखा, चरखा व तकली, ठीक है, स्पिनिंग बेल। अब देखिए चरखा, यानी कि चरखा जब दिखाई दे रहा है तो यहां ये थोड़ा सा आप फोरकास्टिंग करिए कि चरखा क्यों बनाया जा रहा है? सूत काटने के लिए। इसका मतलब कि हम कहां की बात कर रहे हैं? पश्चिमी मध्य प्रदेश में, यानी कि यहां पर तकली और चरखा भी पाया गया। दूसरी चीज आती है कि इससे यह पता चलता है कि यहां पर कपास का भी कार्य किया जाता था, ठीक है। तीसरी चीज आती है वृषभ पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, वृषभ पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए इसकी विशेषता क्या है? उत्कृष्ट कोटि के मृदु भांड, चरखा एवं तकली, वृषभ पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब यहां स्थिति आती है कि अभी देखिए कि वृषभ पूजा हो रहा है, वृषभ का मतलब बैल। यही सारी चीजें आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये संस्कृति हड़प्पा में भी अपनाई जाएगी। अब अंतर इतना था कि वहां पर क्या है, एक श्रृंगी बैल, बैल की मात्रा वहां भी थी, तो बैल का इंपॉर्टेंस वहां भी था। लेकिन जब ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं तो मालवा संस्कृति में जो उत्कृष्ट कोटि के बर्तन, चरखा व तकली, वृषभ पूजा के साक्ष्य पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि अब मालवा में कौन कौन से स्थान हैं, ठीक है। यानी कि इस कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से स्थान मिलेंगे। तो मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थान जो हैं, देखिए यहां पर कायथा संस्कृति के स्थान क्या थे? एरड़, त्रिपुरी और उज्जैनी। यहां पर मालवा से संबंधित स्थल, मालवा से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? मालवा से संबंधित स्थल इसमें मालवा, नागदा, पहला है मालवा, पहला मालवा है ही, दूसरा है नागदा, नागदा, और तीसरा है नौदा टोली, नौदा टोली। क्लियर? यानी कि देखिए मालवा संस्कृति के 3 प्रमुख स्थल हैं, मालवा, नागदा और नौदा टोली। इनकी विशेषता क्या थी इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे।
त्रिपुरी हो गया, ठीक है। ये 3 स्थल मालवा, नागदा और नौदा टोली, ये 3 स्थल प्रमुख पाए जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी चीजें हैं कि इसमें अपनी अपनी कुछ विशेषता होगी। यानी जैसे नौदा टोली में अनाजों की कई किस्म, यानी कि कई किस्म के अनाजों के ढेर पाए जाएंगे और यह सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। उसी तरह से अगर आप देखेंगे गिलुंद की बात करेंगे तो गिलुंद में जो पहले पढ़ाए थे हम, यानी जो आपकी आहाड़ संस्कृति थी, आहाड़ में आहाड़, गिलुंद और बालाथल था। गिलुंद में तांबे के साथ साथ पत्थर की भी मात्रा पाई जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि आहाड़ में तांबे की सर्वाधिक मात्रा पाई गई थी, जिसके कारण आहाड़ को ताम्रवती के रूप में जाना जाता था। अब देखिए यहाँ पर मालवा की विशेषता अलग हो गई, ठीक है। उसके बाद नौदा टोली में क्या पाया जाएगा, नौदा टोली में पाषाण कालीन जो यहाँ पर कई किस्म अनाज के कई किस्मों के ढेर पाए जाएंगे। सबसे बड़ी बस्ती नौदा टोली होगी, ठीक है। तो इसकी अपनी अपनी अलग अलग क्या है, विशेषता है। तीसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थान पाए जाएंगे और कौन कौन सी संस्कृतियां पाई जाएंगी। इसमें पहली चीज तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र में एक सबसे जो प्रमुख संस्कृति पाई जाएगी जिसे आप कहेंगे जोरवे, जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति, ठीक है। अब ये जोरवे संस्कृति मुख्यतः कहाँ है, अहमदनगर में। यानी कि ये जो जोरवे संस्कृति है जिसके नाम से पूरी संस्कृति का नाम पड़ा है, ये है अहमदनगर जिले में, अहमदनगर जिला, ठीक है। अब इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। इसका जो काल है वो टाइम ड्यूरेशन 1400 से लगभग 700 बीसी है, 1400 से लगभग 700 बीसी टाइम ड्यूरेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे हम 3 स्थानों में डिवाइड करेंगे। यानी जोरवे संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र के 3 स्थानों पर पाई गई। यानी इसके प्रमुख 3 स्थल हैं। 3 स्थल कौन कौन से हैं तो जिला भी लिख लेंगे। देखिए पहला तो पाया जाएगा खुद जोरवे संस्कृति है जो अहमदनगर जिला है, अहमदनगर जिला, ठीक है। दूसरा है धुले जिला, धुले जिला, और तीसरा है पुणे जिला। यानी ये अलग अलग जिलों में पाए जाएंगे। तो ये जो पाए जाएंगे वो कौन कौन सी संस्कृतियां यहां पर पाई जाएंगी। देखिए अहमदनगर में तो पहली चीज तो आप यही ध्यान रखिए, पहला क्या है, जोरवे, जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति। दूसरा आपका हो जाएगा दायमाबाद, दायमाबाद, दायमाबाद। तीसरा आपका नेवासा, नेवासा। यानी पश्चिमी महाराष्ट्र में जो संस्कृति मुख्यतः पाई जाएगी उसे नाम दिया जाएगा जोरवे संस्कृति। अब इस जोरवे संस्कृति को 3 जिलों में, यानी पश्चिमी महाराष्ट्र के 3 जिलों में पाया गया। अहमदनगर जिले में 3 स्थान मिले, एक तो जोरवे मिला, एक तो दैमाबाद मिला और तीसरा नेवासा मिला। धुले जिला में केवल एक स्थान है जिसका नाम है प्रकाश, यानी प्रकाश नामक स्थान पर यह संस्कृति मिलती जुलती मिली है। उसके बाद पुणे में इनाम गांव, चंदौली, पुणे में इनाम गांव, ध्यान रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनाम गांव, चंदौली, चंदौली। उसके बाद आपका है सोनगांव, सोनगांव और नासिक,
ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैमाबाद और दूसरा इनाम गांव। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में मुख्यतः जो संस्कृति पाई गई उसे जोरवे संस्कृति नाम दिया गया। यह संस्कृति 1400 से 700 बीसी तक की व्यवस्था लेकर चलती है। जोरवे संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र के मुख्यतः 3 जिलों में पाई गई, जिसमें प्रमुख अहमदनगर जिला, जिसमें जोरवे नामक स्थान पाया गया, दैमाबाद और नेवासा, दूसरा धुले जिला में प्रकाश, तीसरा पुणे जिले में इनाम गांव, चंदौली, सोनगांव और नासिक। इन जगहों पर इस संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। अब इनके अलग अलग अपनी भी क्या होगी, इनकी अलग अलग अपनी अपनी क्या होगी, विशेषता होगी। तो इस चैप्टर को हम विधिवत पूरी तरह से, जब इसका मेन चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहां पर हम इसको पूरा डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे, और उसमें हम पूरी तरह से सारी चीजों को, एक एक चीजों को डिस्क्राइब करते हुए कि जोरवे संस्कृति की क्या विशेषता थी, दैमाबाद की क्या विशेषता थी, नेवासा की क्या विशेषता थी, इनाम गांव क्यों इंपॉर्टेंट है, चंदौली क्यों इंपॉर्टेंट है, सोनगांव क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक चीज हम आपको थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पे, जिस तरह से अभी इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ाएंगे इसको डिस्क्राइब करके, तो उसमें क्या है आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप लोग अभी जो स्थल ले रहे हैं, कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः कहां से कहां तक विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता सुतकांगेडोर बलूचिस्तान से, नॉर्थ में मांडा, ठीक, और दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद और उत्तर प्रदेश, यानी ये ट्रायंगल बनता है। देखिए, तो यहां पर तो ये स्थान आ रहा है कि दैमाबाद जो है, दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। यहां पर रथ, कांसे की रथ गाड़ी, ये सारी चीजें पाई जा रही हैं। तो यहां तो पाया जा रहा है क्या, कांसा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ताम्रपाषाण काल। तो यहां पर यह संबंधित है कि यहां से शायद व्यापार होता था, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये लगभग क्या है, हड़प्पा के समवर्ती या परवर्ती के हिसाब से चल रहा है। तो अब अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग संस्कृतियां अपने आप में विकसित हो रही हैं, कोई एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यानी कि ये स्थानीय सभ्यता है, ये स्थानीय संस्कृति है, अपने आप में अपने आप की विशेषता लेके चल रही है। तो जरूरी नहीं है कि ये दैमाबाद, यानी यहां तक ये हड़प्पा में यहां तक लिया गया कि दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था, लेकिन यहां तो दैमाबाद ताम्रपाषाण कालीन यानी जोरवे संस्कृति का लक्षण दिखा रहा है। बस यहां पर केवल क्या पाया गया, कांसे की रथ गाड़ी और रथ पाया गया, जिसके कारण ये देख दिया गया कि हाँ ये इसका संबंध हड़प्पा से था। ठीक है, तो इसको जब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों की विशेषता क्या है, जोरवे संस्कृति, अहमदनगर, ये सारी चीजें क्यों, कहां बर्तन कौन कौन से पाए जाएंगे, मालवा, नागदा, नौदा टोली की अपनी अपनी विशेषता क्या क्या हो सकती है, तो इसको हम पूरी तरह से डिस्क्राइब करके क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिए और उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब ताम्रपाषाण काल यानी चालकोलिथिक पीरियड पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे तो इनकी एक एक चीजों को निकालकर हम लोग रख देंगे और वहीं पर सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक आप पढ़िए इसको। धन्यवाद।